नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरें और मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि आप अपनी परेशानियां हमसे शेयर करें। आपके लिए नंबर है 9136934065। इस नंबर पर अपनी समस्या हमें भेजें। वीडियो के जरिए फोटो खींचकर भी भेज सकते हो और साथ ही आप नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हैं। आपकी दिक्कतों को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाएंगे, आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर अपना वीडियो बनाएं, खेती किसानी से जुड़े हुए वीडियो भेजें, फ़ोटो भेजें, शिकायतें भेजें, मैसेज के जरिए भेजें। तो ये एक मुहिम है किसानों के लिए, ताकि किसान की आवाज़ को हम स्वदेश की आवाज़ बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट के साथ। और सबसे पहले सोने की बात। गोल्ड आज 1,06,000 के पार निकल गया। पहली बार 1,06,000 के पार निकला है। लगातार नया हाई बनता जा रहा है। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे कि आपको इन सारे कमोडिटी में करना क्या है। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोमानी जी, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। 1,06,000 के ऊपर का नया हाई बन गया है, और कितने हाई बनेंगे? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, ये करीब करीब 11वां सेशन है जहां गोल्ड कंटिन्यूस गेन कर रहा है। मुझे याद है 98,500 का लो बनने के बाद 1,06,200 के लेवल्स, मतलब करीब करीब 7,500 रुपए की तेजी मात्र 11 दिनों में आई है। ये एक बड़ी अद्भुत तेजी निकल कर आई है, और इंटरनेशनल मार्केट जो है ये $3,500 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम शुरू हुआ है ये दोबारा और कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी संभावना है, और ये पॉसिबिलिटी है कि शायद 1,07,000 के लेवल्स भी गोल्ड छूने का प्रयास करे। बट अब जो काउंटर ये 1,06,000 1,06,500 के आसपास हो गया, तो इसमें तेजी मंदी भी उतनी आती है। तो स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रख के व्यापार करे। अगर कोई इंट्राडे के हिसाब से इसमें ट्रेड करना चाहता है तो 1,05,850 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 1,05,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1,06,400 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो जो मोमेंटम है मुझे लगता है ये और भी कंटिन्यू रह सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है ये 1,07,000 के करीब करीब मिलना चाहिए। तो आज के लिए 1,06,250, 1,06,400 ये टारगेट सोमानी जी की तरफ से है। ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ट्रेंड के विपरीत ट्रेड ना ले, ये सलाह सोमानी जी के लिए है। अगर मुनाफा वसूली करना है तो 1,07,000 के आसपास का भाव दिखता है आपको, वहां से आप मुनाफा वसूली करें। लेकिन ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड करना चाहिए, और ऐसी तेजी के दौर में बिना स्टॉप लॉस के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के भी ट्रेड ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। नवनीत जी, आप बताइए, काफी लंबे समय से ये तेजी का दौर चल रहा है। जब 80,000 के पार जब सोना निकला था तब भी से लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट ड्यू है, लेकिन कोई भी उस टाइम को नहीं बता पा रहा है। लेकिन सोना लगातार एक के बाद एक हाई बनता जा रहा है। आप लोगों के इन हाउस क्या चर्चा होती है इस तरह की तेजी में? क्या कुछ आप लोगों ने कुछ अनुमान लगाया है कि कब कोई करेक्शन दिखे यहाँ पर सोने में? विश्वमोहन जी, $3,200 $3,250 के आसपास हमने भी अपने थोड़े से घुटने टेक दिए थे कि गोल्ड की रैली अभी लगता है कि खत्म हो गई है। बट जो ये मोमेंटम है और जिस तरह का एक्सुबरेंस हम प्राइस में देख रहे हैं, या जिस तरह के फंडामेंटल हमने सोचे नहीं थे, वो इस बार प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते प्राइसेस में एक बहुत ही अच्छा और सस्टेन बेसिस पे रनअप देखने मिला है। एंड गोल्ड जैसा कमोडिटी बैक टू बैक अगर 30 से 35% का रिटर्न देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो अनिश्चितता है दुनिया में, जो एनालिस्ट और मे बी काफी सारे लोगों को नहीं समझ आ रही है, जिसकी वजह से ये प्राइस में इतना बड़ा मजबूती देखने मिल रहा है। ओवरऑल ये प्राइसेस टिकाऊ है कि नहीं, ये तो थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा, जब इसमें या तो फॉल आएगा या सस्टेन होने लगेंगे। बट फिलहाल के लिए ये मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि 36,500 तक भी कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइसेस को ले जाएगा। तो 1,06,000 1,06,500 तक के दाम भी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं। बट ओवरऑल फंडामेंटली इसको जस्टिफाई करना, इसको कहीं से ये अपोर्शन करना कि रुपी का डेप्रिसिएशन, और अगर साढ़े साढ़े $3,500 के आसपास गोल्ड का अगर समन हम वहां पे हम बनाए, तो ये टिकाऊ है कि नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। जैसे तो मैं भी सोमानी जी के साथ सहमत हूँ कि ये लास्ट लेग ऑफ रैली हो सकती है, बट कहाँ तक जाइए कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, बहुत मुश्किल है। और कब होगी ये भी कहना, कि टाइम करना कि कब ये गिरावट आएगी। ये तो काफ़ी समय से चला आ रहा है कि अब गिरावट आएगी, लेकिन वो गिरावट अभी तक नहीं दिख रही है। चलिए चांदी की बात करते हैं।
चांदी आज दायरे में है, लेकिन एक काफ़ी अच्छी तेज़ी चांदी में हमने देखी है। इस साल देखें तो करीब 45% दाम बढ़े हैं घरेलू बाजार में। इंटरनेशनल मार्केट में भी 42% के आसपास की तेज़ी आई है। चांदी में नवनीत जी क्या लग रहा है, चांदी की तेज़ी बची है क्या, और भी बड़े लेवल्स चांदी में दिखेंगे आगे चलकर? और आज अगर किसी को ट्रेड करना तो उनके लिए क्या सलाह है? दोनों तरह के व्यू बताइएगा। चांदी में हम काफी टाइम से बुलिश रहे हैं, और अगर गोल्ड में हमें थोड़ा सा एक पॉज लिया था 3200 साढ़े 3200 के आसपास, तो हमने पूरा रुझान जो है या पूरा रुख जो है चांदी पे फोकस कर दिया था। एंड 42 एंड $44 का टारगेट हम काफी समय से पुश कर रहे हैं, जो कि लगभग कुछ हद तक आ गया है। 1,25,000 का स्तर हम ऑलरेडी देख रहे हैं प्राइसेस में। मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम लास्ट जो 10,000 पॉइंट की रैली आई है, वो लास्ट 5-7 दिनों में आई है। ये थोड़ी-सी यहाँ पर पॉज़ होनी चाहिए और एक रीज़नेबल डिप आपको देखने मिल सकता है। अब वो 3,000 पॉइंट का होगा कि 5,000 पॉइंट का होगा, ये कहना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ चाँदी जनरली एक तूफ़ानी नेचर के साथ मूव करती है। तो मैं थोड़ा-सा एक आज के सत्र में थोड़ा-सा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहूँगा, जहाँ पे प्राइसेज़ में एक करेक्शन देखने मिल सकता है अगले 2-4 दिनों के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर किसी को बाय करना है तो वेट करा जाए, आपको एक रीज़नेबल डिप मिल सकता है। मीडियम टर्म की अवधि में अभी भी तेज़ी बरकरार है। 1,35,000 1,40,000 के स्तर या $46 तक के स्तर हम मे बी टुवर्ड्स दिवाली या टुवर्ड्स न्यू ईयर तक देख पाएँगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, बट फिलहाल करंट मौजूदा भाव पे बाय करना है कि नहीं, तो हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए, वेट करिए डिप का। ओके, वेट करें और डिप का इंतजार करें कहां पे आपको खरीदना है, ये सलाह है। चांदी पर आपकी राय सोमानी जी? जी विश्वमोहन जी, सिमिलर टू गोल्ड इसका भी ऑलमोस्ट 8वां या 9वां सेशन है जहां पर इसने कंटिन्यूस गेन किया है। 1,10,500 से निरंतर बढ़कर 1,23,000 तक का, मतलब ये 11,500 से 12,000 रुपए की रैली मात्र 8 से 10 दिनों में आई है। ये जो मोमेंटम है मुझे लगता है आने वाले समय में और भी कंटिन्यू रह सकता है। कोई इंट्राडे के लिहाज से अगर ट्रेड करना चाहता है तो आई थिंक जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 1,24,150 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 1,26,000 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन अब मात्र 1,23,000 का स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। जो मोमेंटम अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों में आया है, इसमें जो है हमारा रुपया काफी कमजोर हुआ है। 1.5% की कमजोरी उसमें भी इजाफा किया है, और इसी के कारण जो हम देख रहे हैं कि प्राइसेस निरंतर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। यानी चांदी में भी और भी तेजी बची है, 1,26,000 तक भाव जा सकता है। ट्रेड के लिए कॉल दिए गए हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। दिसंबर वायदा 1,24,150 पे खरीदे, 1,26 का टारगेट, 1,23,000 का एसएल है। क्रूड में आज हल्की नरमी दिख रही है, लेकिन हफ्ते भर में देखें तो मजबूती आई है। कल भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही थी, 1.5-2% के आसपास की। वहाँ से देखिए तो हल्की नरमी है, और बड़े ट्रिगर यही है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में कहा जा रहा है कि रूस की करीब 17% के आसपास रिफाइनिंग क्षमता पर असर हुआ है, और जेलेंस्की ने आगे और हमले की चेतावनी दी है। इससे एक सप्लाई रिस्क और तनाव और भी बढ़ने का डर है। जो एक सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही थी वो इतना आसान नहीं अब दिख रहा है। आप बताइए नवनीत जी, कच्चे तेल की चाल कैसी दिख रही है आपको? लास्ट 2 दिनों में कच्चे तेल में अच्छा एक रिबाउंड आया है, और नीचे में अगर देखें तो करीब-करीब 5400 का स्तर छू लिया था। उसके बाद से रीजनेबल रिबाउंड हमने देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल फैक्टर जिस तरह का फॉल आया वो जस्टिफाई नहीं करते थे, और एक रूस का तेल मार्केट में आ जाएगा, जिसके चलते ये अनसर्टेनिटी के चलते ये जो करेक्शन आया था। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि कच्चे तेल की ट्रेंड थोड़ी-सी पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, और $66-67 के ऊपर हमें WTI ट्रेड करता हुआ आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर रखनी चाहिए। 5750 के आसपास बाय किया जा सकता है। 5690 आप स्टॉप लॉस लगाइए, एंड 5850 के ऊपर के टारगेट देख सकेंगे। तो कच्चे तेल पर ये राय दो। और खबर ये भी है कि ईरानी ऑयल ट्रांसपोर्ट पर यूएस की तरफ से नई सख्ती की गई है, और अमेरिका ने नए प्रतिबंध यहाँ पर लगाए हैं। और साथ ही अब 7 सितंबर को ओपेक प्लस की बैठक भी है, यानी रविवार को देखते हैं उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। आप बताइए सोमानी जी, कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिख रही है? जी बिल्कुल, अगर इसका एक ब्रॉड रेंज देखा जाए तो डाउन साइड 5400-5450, अप साइड 5800-5850 ये दायरा मुझे ओवरऑल नजर आता है। इसमें न्यूज बहुत ज्यादा आती है, लेकिन न्यूज प्राइसेस को लिफ्ट नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंट्राडे ही ट्रेड करना चाहता है तो 5730-35 के आसपास का जो लेवल है वहां पर एक बार खरीदारी बन सकती है। 5810-15 अपसाइड टारगेट नजर आता है, और 5680 है इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कोई ऑप्शंस के जरिए अगर ट्रेड करना चाहता है तो 5750 की जो कॉल है
वो 142 के आसपास बाय करे, 120 के स्टॉप लॉस से 180 का लेवल देखने मिल सकता है। 5,730 पे खरीदे, 5,815 का टारगेट, 5,680 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड खरीदने की सलाह है। बेस मेटल्स में आज जिंक बिल्कुल सपाट है, 275 के करीब है। कॉपर देखिए 903 के आसपास, आधे % की गिरावट आज दिख रही है। आज मुनाफा वसूली है। एल्यूमिनियम पर भी दबाव है, 254 रुपए 50 पैसे के आसपास, 181 के करीब ही लेड का भाव है, 182 रुपए के नीचे। आप बताइए सोमानी जी, बेस मेटल्स में कहां आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है? आपकी टॉपिक क्या है? बिल्कुल, जिंक और कॉपर दोनों भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, और मतलब ऑन चार्ट अगर मैं कहूँ तो कॉपर 901 902 के लेवल्स के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। ये वो लेवल था जहां से प्राइसेस बार बार नीचे गिरती थी और 870 के लेवल छूती थी, वहां से दोबारा 900 की तरफ रेजिस्टेंस फेस करती थी। पिछले 2 दिनों में 901 902 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है इन ही लेवल्स पर बाय करना चाहिए। ऊपर में 911 प्रोबेबली 1 या 2 दिन में हमें देखने मिल सकता है, और 895 का इसमें 6 स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वहीं जिंक की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 274.20 एक बढ़िया लेवल है खरीदारी करने का। 272 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 277 279 अपसाइड टारगेट हमें देखने मिलता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए आपकी पिक है बेस मेटल्स में। नवनीत जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? वेल हमें लगता है कि बेस मेटल प्राइसेस काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ लास्ट कुछ दिन में ट्रेड कर रहे हैं। हमने कॉपर को करीब 880 से 905 तक रिबाउंड होते हुए देखा है। सिमिलरली जिंक भी 265 से 275 तक रिबाउंड हुआ है। थोड़ा बहुत तो इसमें फैक्टर रुपी का डेप्रिसिएशन है, बट मुझे लगता है कि काफी हद तक बेस मेटल का अंडरलाइन टोन भी बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। आज के सत्र में पर्टिकुलरली एक प्रॉफिट बुकिंग का रुझान रह सकता है। प्राइमरीली मुझे लग रहा है कि रुपी में थोड़ा अप्रिसिएशन आ सकता है, और कहीं न कहीं ये रैली पॉज़ होते हुए नज़र आ रही है। बट ओवरऑल दोनों ही कमोडिटी में कॉपर और जिंक पे बाय ऑन डिप्स का स्टांस रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मीडियम टर्म की अवधि में मुझे लगता है कि 924.25 और 940 तक के स्तर के लिए कॉपर तैयार हो रहा है, एंड जिंक भी मुझे लगता है कि अगर एक करेक्शन आता है 290 के आसपास तो बाय किया 270 के आसपास तो बाय किया जाए। 280 285 तक के लेवल हम आने वाले दिनों में देख पाएँगे। तो यहाँ पर आप ज्यादा बुलिश है कॉपर और जिंक दोनों पर ही। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एनजी की बात होगी, साथ ही पाम तेल इंपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है अगस्त के महीने में। क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? खाने के तेल मार्केट का क्या आउटलुक है? जुड़ेंगे हमारे साथ एक दिग्गज मेहमान। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, और बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की अगर चाल देखें तो आज आधे % की तेजी है। 263 रुपए के ऊपर एनजी का मार्केट ट्रेड कर रहा है। सुमानी जी, एनजी में क्या कॉल है आज? थोड़ी सी वोलेटिलिटी मुझे इसमें कमजोर लगती है। सारा जो रुझान है ये गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर की तरफ ही अभी ज्यादा बढ़ रहा है। एनजी की वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद एक पुलबैक रैली यहां से देखने मिल सकती है। 260 के आसपास खरीदारी बन सकती है, 270 का टारगेट और 254 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वोलेटिलिटी कम है तो ट्रेड इंट्राडे के हिसाब से ही रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एनजी में वॉलेटाइल काउंटर है, बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। नवनीत जी, आपकी राय? मुझे भी लगता है कि नेचुरल गैस में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमने लास्ट कुछ दिनों में देखी है। कल के सत्र में 255 का लो करके एक अच्छा खासा रिबाउंड हुआ है। मुझे लगता है कि 255 अभी ये अगले कुछ दिनों में तोड़ना डिफिकल्ट होगा, तो 260 के आसपास बाय किया जाए। 255 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड रिबाउंड में 268 272 तक की जगह आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर आ रही है। एग्री मार्केट का रुख करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम में। आज ग्वार सीड का मार्केट तेज है, 5265 के ऊपर है, और ग्वारगम कमजोर दिख रहा है। सुमानी जी, क्या हो रहा है ग्वार सीड ग्वारगम में? विष्णुमोहन जी, एकदम दिमाग से परे चीज है, क्योंकि ग्वार सीड जो है ये 5260-70 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि गम है 5350 के आसपास। ग्वार गम जो है ग्वार सीड का ही प्रोडक्ट है और इसी में से निकल कर आता है। अगर ग्वार तेज हो रहा है तो गम भी तेज ही होना चाहिए, बट पता नहीं इसमें क्या कारण निकल कर आ रहा है कि गम जो है निरंतर प्रेशर में दिख रहा है और ग्वार तेज होती जा रही है। अगर चार्ट में टेक्निकली ही देखूं तो मुझे लगता है कि 5240 के आसपास ग्वार सीड बाय करना चाहिए। 5330 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। और वहीं अगर मैं गम की बात करूं तो मुझे गम जब तक 5450 क्रॉस नहीं करता इसमें तेजी नजर नहीं आती है। तो दोनों काउंटर जो है टेक्निकली भिन्न भिन्न दिशाएं में चल रहे हैं, बट अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो आई थिंक यू शुड प्रीफर ग्वार कंपेयर टू गम। चलिए, ग्वार पर यह व्यू आ गई। अब खाने के तेल की बात कर लेते हैं। हमारे साथ नकुल रस्तोगी जी हैं, ट्रेडिंग डायरेक्टर हैं पैसिफिक इंटरलिंक एसडीएन बीएसडी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर,
आपने वक्त निकाला है। सर, खाने के तेल के जो इंपोर्ट के नंबर है अगस्त महीने के भारत में, वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। अगस्त में 10 लाख टन से ज़्यादा क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है और कुल पाम तेल का जो इंपोर्ट है वो करीब करीब 11.25 लाख टन के आसपास हुआ है। सॉफ्ट ऑयल का इंपोर्ट हालांकि बाकी महीने के मुकाबले उसके मुकाबले काफ़ी अब कम होता दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, पाम तेल के दाम तो ठीक ठाक है, उसके बाद भी इंपोर्ट काफ़ी बढ़ा है, क्या कुछ फंडामेंटल्स की कहानी है वहां पर? क्या कहानी बन रही है पाम तेल को लेकर सर? दो चीजें हैं मोहन। एक तो इंडिया का अपना खुद का फंडामेंटल्स। इंडिया में अगर अपन देखें तो अब आज की डेट में करीब करीब मस्टर्ड खत्म होने लगा या मस्टर्ड निपटता जा रहा है। अगली फसल आएगी सीधे अब अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर नवंबर में, फिर से नया खरीफ की क्रॉप आएगी। तो तब तक इंडिया को तेल चाहिए। और फेस्टिवल्स भी अभी बस चालू हो गए। जैसे ही जन्माष्टमी चालू हुई उसके बाद से गणेश जी बैठ गए, फिर दुर्गा माँ बैठेंगी और फिर दिवाली आ जाएगी। तो ये फेस्टिवल का टाइम है। तो इंडिया को तेल तो चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए। इंडिया के पास एडिबल ऑयल नहीं रहेगा। अब उसमें क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि पहले पाम ऑयल या दूसरे सॉफ्ट ऑयल्स। पिछले 6 महीने में सॉफ्ट ऑयल्स काफी आने लगे थे, पाम ऑयल का इंपोर्ट कम हो गया था क्योंकि उसमें प्राइस का बेनिफिट था। सब लोगों को थोड़ा सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल सस्ता मिल रहा था, पाम ऑयल के दाम बढ़ गए थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने में पाम ऑयल के दाम एकदम से नीचे गए, तो इसलिए फिर से पैरिटीज आ गई। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस को अगर वो सोयाबीन ऑयल लेके आते हैं अर्जेंटीना से, तो पूरा का पूरा पूरी बड़ी वेसल आती है, उसको लाने में टाइम लगता है। फिर उसको लेके जाओ आप, पहले पोर्ट से लेके जाओ प्लांट में, फिर वहां से रिफाइन करो, फिर बेचो। सेम सनफ्लावर ऑयल भी पूरा का पूरा यूक्रेन या रशिया या टर्की से आता है। लेकिन पाम ऑयल क्या है, बगल के बगल आ जाता है। तो इसलिए आसानी भी होती है उसको लाने में, उसको रिफाइन करने में और उसको फिर बेचने में। तो इसलिए थोड़ा से सा भी आपके लिए फायदेमंद हमेशा है, इंक्लिनेशन रहता है पाम ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। कॉस्ट के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से ये फायदेमंद है। सर, क्या लग रहा है, आप कीमतों पे बता दीजिए, लोग यही आपसे सुनना चाह रहे हैं। पाम तेल के भाव आगे किधर जाते हैं देख रहे हैं आप? सोया तेल, सनफ्लावर ऑयल, इनकी कीमतों को आप किधर जाते देख रहे हैं? मेरे हिसाब से पाम ऑयल में जो अभी हम ये तेजी देखी है हम लोगों ने, अभी आई है ये वाली तेजी, इसलिए आई है क्योंकि इंडिया की बाइंग अच्छी थी। फिर कुछ जैसा कि हर जगह आजकल हो रहा है, फंड्स हर जगह एक्टिव हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा हम लोग सुनने में आ रहा है कि कुछ फंड हाउसेस हैं कुछ अलग कंट्रीज के, जिन लोगों को इंटरेस्ट है पाम ऑयल में। क्योंकि पाम ऑयल अगर आप नोटिस करो, काफी दिन तक एक ही प्राइस लेवल्स पे पड़ा रहा था। 4,000 रिंगिट, हमारे अगर रिंगिट में अपन हमारा बुर्सा मलेशिया देखें तो 4,000 के लेवल पे पड़ा हुआ था। तो इसमें जगह थी कि कुछ एक्शन किया जा सके, ऊपर नीचे जा सके। लेकिन इन भाव में डिमांड बहुत स्लो है। इंडिया की डिमांड थी तो इंडिया ने बहुत सारा माल ले लिया। लेकिन अब जब से इंडिया का जिस भाव में माल गया था, उस भाव से बाजार अभी करीब करीब 50 से 70 डॉलर ऊपर हो गए हैं। तो इसलिए वो डिमांड उसी भाव में मेंटेन होती रहेगी, उतनी डिमांड, या नहीं होगी, ये देखने की चीज है। हम आपको हमारे अपने मार्केट्स बताते हैं। मिडिल ईस्ट में हम लोगों का या गल्फ उधर मार्केट्स हैं, अफ्रीका में मार्केट्स हैं, वहां पे इंपोर्ट बड़ा स्लो है। जो बाइंग है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाजार दाम थोड़े कम होंगे उसके बाद वो खरीदेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सबको यही लग रहा है कि अब प्रोडक्शन आने वाले हैं हर जगह। तो मेरे हिसाब से जितनी तेजी जो अभी ये चल रही है, ये जितने दिन चल सकती है उतने दिन चलेगी। लेकिन जैसे ही अगर इंडिया स्लो हो गया या और जो कंजम्पशन मार्केट्स हैं जहां पे ज्यादा खपत होती है, उनका बाइंग स्लो हुआ, तो ये बाजार हमारा थोड़ा करेक्शन आएगा। मेरे हिसाब से 4,200 से लेके 4,500 तक की रेंज है। तो समझ लीजिए करीब करीब 70 से 75 डॉलर की रेंज में ये बाजार चलेगा। अभी ये बाजार ऊपर की तरफ ही है। ओके, बाजार आपको ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। 4,200 से 4,500 रिंगिट का आप रेंज देख रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को खाने के तेल मार्केट को गाइड किया, खास करके पाम तेल मार्केट को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात, मसाले पर एक छोटा सा जवाब सोमानी जी का ले लेते हैं। सोमानी जी, एक छोटा जवाब दे दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। तीनों ही मसालों पर आपकी राय? तीनों में मूवमेंट एकदम रुक सी गई है, और खास करके धनिये में तो एक जोरदार हमें मंदी देखने मिली है। ऊपर में 81 के लेवल से 76 के लेवल आया। मुझे लगता है कि जीरा और हल्दी जो है, ये जीरा तो एकदम रेंज बाउंड है, हल्दी डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रही है।
और धनिया मुझे लगता है कि 75 के लेवल से रिकवरी कर सकते हैं। आपका सुमानी जी, आपका नवनीत जी, आपका जाने से पहले नवनीत जी डिस्क्लेमर क्या है? वेल मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर क्लाइंट्स को हमने डेफिनेटली रेकमेंड किया है। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? जी बिल्कुल सेम केस है। क्लाइंट्स को सारे जो कॉल्स मैंने अभी दे रखे हैं वो रिकमेंडेड है, मेरा पर्सनल कोई पोजीशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। चलिए, आपको जाने से पहले बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहा है, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।